नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हल्द्वानी से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का हल्द्वानी में रोड शो होने वाला है। तो हल्द्वानी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुष्कर सिंह धामी का रोड शो होने वाला है। नवाबी रोड से ये रोड शो शुरू होगा। दोपहर 12:30 बजे का रोड शो का कार्यक्रम है। रोड शो को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सख्त हो चुका है और चुनाव को लेकर ये रोड शो किया जा रहा है। तो पुष्कर सिंह धामी वहां पर जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो वहीं हल्द्वानी में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रोड शो होने वाला है। आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो प्रचार की रफ्तार है वो काफी ज्यादा तेज करती है और जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज हैं वो खुद अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। अगर हम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो बीते 2 दिन से वो लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। तो आज हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रोड शो होने वाला है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद हो चुका है और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ इस जनसभा में शामिल होंगे। तो आज जनसभा को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित करेंगे और अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। तो आज हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रोड शो होने वाला है। नगर निकाय चुनाव को लेकर जो चुनाव की रफ्तार है वो काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। लगातार तमाम पार्टियां निकाय चुनाव को लेकर दमखम लगा रही हैं और सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का भी दावा करती हुई यहां पर नजर आ रही हैं। तो आज हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रोड शो होने वाला है और इस रोड शो में तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो बड़े नेता हैं, वो मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दोपहर 12:30 बजे रोड शो करेंगे। और रोड शो को लेकर जो प्रशासन की तैयारियां हैं वो भी पूरी हो चुकी हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासत पूरी तरीके से गरमाई हुई है और सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा करने से यहां पर लगी हुई हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अवनीश चौधरी जुड़ चुके हैं। अवनीश, क्या कुछ आज तैयारियां होने वाली हैं? मुख्यमंत्री का आज प्रोग्राम है और नगर निकाय चुनाव को लेकर जिस तरीके की जो सियासत गरमाई हुई है, तो क्या कुछ आज रहने वाला है? देखिए, आपको बता दूं, निकाय चुनाव के मतदान में जहाँ बेरी अब कम समय रह गया, उसकी वजह अब खासकर दोनों राजनीतिक पार्टियों में भाजपा और कांग्रेस की बात की तो किसी प्रत्याशी आमने सामने और इसी वजह से पूरा राजनीतिक माहौल इस बढ़ती ठंड के बावजूद गरमाया हुआ है। और अगर बात करें हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र की, तो यहाँ पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में वोट मांगने आज खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी आने वाले हैं और 12 बजे उनका कार्यक्रम है। तो वोट समय वो प्रतिवाद करेंगे प्रत्याशी के साथ और जनता के बीच में कहीं ना कहीं वोटों की अपील की जाएगी। उसके तहत बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से तैयारी की जा रही है, रोड की और तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। अब मुख्यमंत्री के आने का इंतजार किया जाएगा। उसके बाद से लगातार एक कहीं ना कहीं माहौल तैयार किया जाएगा प्रत्याशी के लिए कि बीजेपी के पक्ष में कहीं ना कहीं लोग वोट दें और कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी का जिस तरीके से जो कार्यक्रम रहा है और जो उनका कार्यकर्ता चली रही है उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर आधार बताने के लोगों को में यही कहा जाएगा कि ट्रिपल इंजन की सरकार अगर बनती है हल्द्वानी के अंदर तो विकास का तेजी से होगा। तो शायद यही वजह है कि पुष्कर सिंह धामी का हल्द्वानी बुलाया जा रहा है और अब तो कुछ ही देर बाद पुष्कर सिंह धामी यहाँ हल्द्वानी पहुंचने वाला है। बिल्कुल अमित, क्योंकि जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो भी अभी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्यादा जानकारी देने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की ओर सरकार का एक कदम और बढ़ चुका है। उत्तराखंड सरकार 26 जनवरी को प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून लागू कर सकती है। समान नागरिक संहिता लागू करने के लेकर शासन स्तर पर सभी कार्य पूरे हो चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी दी है कि यूसीसी रूल्स एंड मैनुअल मेकिंग टीम ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट सरकार को दे दी है, जिसके बाद प्रशिक्षण कार्रवाई लगातार की जा रही है। जल्द ही सरकार से लागू कर सकती है। जब से धामी जी ने कमान संभाली है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसे करती है। धामी जी सरकार का संकल्प है कि जिन चीज का शिलान्यास हम करेंगे उसका लोकार्पण भी हम करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो हमने कहा था, इसी माह 26 तारीख को यूसीसी आने वाली है
तो इसका एक संदेश पूरी जनता में है और जहां 11 के 11 कांग्रेस नेता हरीश रावत ने प्रदेश में यूसीसी का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि यह यूसीसी नहीं है, यह यूसीसी होता तो पूरे देश में लागू होता। यूपी और हिमाचल जैसे राज्यों में पहल क्यों नहीं की गई? इस कानून से उत्तराखंड को कोई फायदा नहीं होने वाला। तो यहाँ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यूसीसी को लेकर बयान दिया है। वो जाने, लेकिन ये यूसीसी है ही कहाँ? यूसीसी होता तो देश में बनना चाहिए था। आपने एक राज्य को चुना है और एक ऐसा यूसीसी है जो केवल उत्तराखंड में एक छोटे से हिस्से में लागू होगा, बगल में उत्तर प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा कहीं भी लागू नहीं होगा। तो ये यूसीसी के जो कंसेप्ट है, दृष्टिकोण है, ये उस पर हमला करता हुआ कानून बना है और इस कानून से सत्यता यह है कि उत्तराखंड को कोई फायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को उत्तराखंड आ रहे हैं। इस दिन पीएम मोदी राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करेंगे। साथ ही पीएम मोदी शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा या खरसाली भी जा सकते हैं। एक दिवसीय कार्यक्रम में पीएम मोदी 5-6 घंटे उत्तराखंड में बिताएंगे। इस दौरान पीएम मोदी केदारनाथ और बद्रीनाथ के निर्माण और विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। माना जा रहा है कि पीएम मोदी वाइब्रेंट विलेज या मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखवा जाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री का राज्य से विशेष लगाव रहा है, इसलिए इस बार भी शीतकालीन यात्रा को बढ़ाने वाला संदेश दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए देश भर के विद्यार्थियों के साथ चर्चा करते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में बच्चों को तनाव से निपटने के गुर सिखाते हैं। इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए हर साल बड़ी संख्या में विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जिनमें से एक प्रक्रिया के तहत चयन किया जाता है। इस बार देहरादून से फूलचंद नारी शिल्प कन्या बालिका इंटर कॉलेज की 11वीं की छात्रा प्रीति तपाली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने का अवसर मिलेगा। विद्यालय शिक्षा महानिदेशक झरना कामठान ने कहा कि राज्य का कोटा 2 बच्चों का था, जिसमें से प्रीति तपाली का चयन हुआ है। साथ ही एक अन्य बच्चे का भी चयन किया जाएगा। ये देहरादून से भी एक चलाई जाएगी स्पेशल ट्रेन महाकुंभ के उपलक्ष्य में देहरादून से आपके प्रयागराज के लिए। और ये प्रयागराज से करीब आपके 10-15 किलोमीटर पहले एक स्टेशन पड़ता है फावा माऊ, वहाँ के लिए मतलब जाएगी यहाँ से। और ये मॉर्निंग में सुबह 8:15 बजे जाएगी, रात को करीब आपके 12 बजे करीब 23:50 एग्जैक्ट वहाँ पहुँचती है ये। और फिर वहाँ से ये सुबह चलेगी आपके, इसका सुबह चलने के टाइम है वहाँ से आपका 6:30 बजे, सॉरी ये हाँ 6:30 बजे वहाँ से चलेगी फिर, और वापस ये देहरादून आएगी। देहरादून पहुँचेगी आपके 9:30 बजे नेक्स्ट डे। तो ये टोटल 6 ट्रिप है हमारी यहाँ से देहरादून से। 6 ट्रिप है आपके। इनकी डेट्स हैं कि आपके जनवरी में है 18 तारीख, 21 तारीख, 24 तारीख, 3 दिन जनवरी में है। उसके बाद फिर फरवरी में है 9 तारीख, 16 तारीख और 23 तारीख। टोटल 6 ट्रिप जाने की हैं और वैसे ही 6 ट्रिप वापसी की भी हैं। जनवरी में है आपके 19 तारीख, 22 तारीख, 25 तारीख, इन 3 दिन वहाँ से भी आएगी। और फरवरी में 10 तारीख, 17 तारीख और 24 तारीख। टोटल 6 ट्रिप जाने के, 6 ट्रिप आने के। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी तो निचले मैदानी और पहाड़ी इलाकों में गुरुवार सुबह से ही बूंदाबांदी देखने को मिल रही है। इस वजह से तापमान में गिरावट देखने को मिली है और मौसम में काफी ठंडक महसूस की जा रही है। बीते दोपहर को अच्छी धूप खिलने से लोगों को ठंड से राहत जरूर मिली थी। वहीं नैनीताल में भी सुबह से ही बूंदाबांदी हो रही है। तापमान 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ऐसा अनुमान है कि अगर इसी तरह का मौसम रहा तो दोपहर या शाम तक नगर के ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात हो सकता है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा जुड़ चुके हैं। अभय, मौसम को लेकर जिस तरीके से अब ठंड का माहौल बना हुआ है और मौसम ने फिर करवट ली है, तो मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं? देखिए, मौसम विभाग ने पहले से ही आज ये कह सकता है कि मौसम बदलने का अनुमान यहाँ पर जताया था। आज सुबह से ही प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में हल्की बर्फबारी और हल्की बारिश यहाँ पर देखने को मिल रही है।
जो ऊंचाई वाले जो क्षेत्र है, खासतौर पर 2000 मीटर से अधिक से ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर बर्फबारी यहाँ पर हो रही है। आप ये कह सकते हैं कि उत्तरकाशी की चाहे हर्सिल घाटी हो, चमोली का क्षेत्र हो या फिर रुद्रप्रयाग का क्षेत्र हो या फिर पिथौरागढ़ नैनीताल का क्षेत्र हो, वहाँ पर ऊंचाई वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर हल्की बर्फबारी शुरू हो चुकी है। ज़्यादातर जगहों पर हल्की जो बर्फ की चादर ऊंचाई वाली जगहों पर वो यहाँ पर बीत चुकी है। चारों धामों में इस समय बर्फ ने अपने सफ़ेद चादर यहाँ पर ओढ़ ली और लगातार बारिश और बर्फबारी जो हो रही है उसके चलते प्रदेश में जो तापमान है उसमें भी गिरावट दर्ज की गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में जो बर्फबारी यहाँ पर हो रही है उसका असर मैदानी क्षेत्रों में भी तापमान गिरने के रूप में यहाँ पर देखा जा रहा है। जो ट्विटरन है वो लगातार बढ़ रही है और अगले 24 घंटे मौसम विभाग ने इसी प्रकार से मौसम में बदलाव की संभावना यहाँ पर जताई है। मौसम विभाग की तरफ से पहले से ही एहतियात बरतने के लिए यहाँ पर कह दिया गया था। जिला प्रशासन अपने स्तर पर उन सब चीज़ों को यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहा है और ऐसे सभी संभावित स्थानों पर जहाँ पर बर्फबारी तेज हो सकती है या बारिश से कुछ दुर्घटना की संभावनाएं वहाँ पर हो सकती है, वहाँ पर पहले से ही सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है। टीमों को एहतियात रहने के लिए, अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया है। लेकिन लगातार जिस प्रकार से ये मौसम बदल रहा है ऐसे में कह सकते हैं कि बदलता हुआ मौसम स्थानीय लोगों के लिए तो मुसीबतें खड़ी कर रहा है, लेकिन जो पहाड़ी जो पर्यटक हैं जो उत्तराखंड में आना चाहते हैं, बर्फबारी का आनंद लेना चाहते हैं, उनके लिए मौसम यहाँ पर खुशगवार मौसम यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे जैसे मौसम बदल रहा है ऐसे में बाहर से जो सैलानी यहाँ पर आ रहे हैं उनकी आमद में यहाँ पर बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। जो पर्यटक स्थल है खासतौर पर जो हिल स्टेशन है, पहाड़ी जो क्षेत्र है जहाँ पर पर्यटक आते हैं वो जगहों पर लगातार बढ़ोतरी संख्या में पर्यटकों की देखने को यहाँ पर मिल रही है। और अभी तक ये कह सकते हैं कि मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो सच साबित यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। जी बिल्कुल। अगर ये जो स्थानीय लोग हैं उनके रहन सहन पर, उनके आम जनजीवन पर इस बर्फबारी से क्या कुछ प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो स्थानीय जो लोग हैं जहां पर बर्फबारी सबसे ज़्यादा होती है, चाहे आपका उत्तरकाशी की हर्सिल घाटी हो, चमोली की नीति घाटी हो या फिर रुद्रप्रयाग के उर्गम वाली जो क्षेत्र है वो वहाँ पर बर्फबारी के चलते कह सकते हैं कि उन क्षेत्रों का संपर्क जिला मुख्यालयों से कटा हुआ नजर आता है। कई दिन तक ये कह सकते हैं कि उन लोगों को जो परेशानियाँ होती है वो यहाँ पर उन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आवागमन के साधन वहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। जो संपर्क मार्ग होते हैं वो बर्फ से ढके हुए होते हैं, वहाँ पर बर्फ हटाना दुर्लभ हो जाता है। ऐसे में अगर किसी के स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी होती है तो फिर आम जो वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों को भारी परेशानियों का सामना वहाँ पर करना पड़ता है। जो खाद्य सामग्री है वो जिला प्रशासन की तरफ से उपलब्ध तो करा दी जाती है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी जो दिक्कत है वो सबसे ज़्यादा उन क्षेत्रों में वहाँ पर देखने को मिल रही है। और इसीलिए प्रशासन की तरफ से लगातार अलर्टनेस रहने की बात यहाँ पर कही गई। ऐसी जो अलर्ट की जो टीमें हैं, जो अब तक जो टीमें हैं उनको भी अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया, ताकि किसी भी सूचना पर, किसी भी ऐसी संभावना पर तुरंत जो मदद और राहत जो कार्य है वो त्वरित गति से वहाँ पर पहुँचाए जा सकें। तो आम जनता की परेशानियाँ बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन बदलता हुआ मौसम पर्यटकों के लिहाज से, पर्यटन के लिहाज से भी काफ़ी खुशगवार उत्तराखंड में कहा जा सकता है। ऐसे जो हिल स्टेशन है वो पर्यटकों के स्वागत के लिए यहाँ पर तैयार भी दिख रहे हैं। जी बिल्कुल। अभी आपने बताया कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो जिला कार्यालय से कटे हुए हैं बर्फबारी के कारण और वहां तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाती है, और जो पर्यटक आते हैं वो भी कभी कभी स्थानीय लोगों के भरोसे हो जाते हैं, और अगर स्थानीय लोगों को सुविधा फिलहाल नहीं मिल पा रही है तो पर्यटकों का क्या होगा? तो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि ऐसी जगहों पर जहां पर जाना दुर्लभ हो जाता है या बर्फबारी के चलते वहां पर आवागमन नहीं किया जा सकता, वहां पर जिला प्रशासन की तरफ से पहले से ही पर्यटकों को सावधानियां या अलर्टनेस रहने के लिए वहां पर कह दिया जाता है। ऐसे ट्रैक पर जाने से मना कर दी जाती है जहां पर उन्हें परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। साथ ही जो स्थानीय जो लोग हैं उन लोगों की मदद के लिए जिला प्रशासन तो साथ में तैयार खड़ा है, लेकिन अगर पर्यटक वहाँ पर आता है तो फिर जो स्थानीय लोग हैं वो भी उनके अवगत में वहाँ पर दिखे हुए नजर आते हैं। लेकिन जिस प्रकार से पहाड़ की जो जिंदगी है, जो पहाड़ नुमा यहाँ पर कई समझी जा सकती है, बर्फबारी के चलते और दुश्वारियाँ उनके लिए सामने खड़ी हो जाती है। खासतौर पर पीने का जो पानी है वो वहाँ पर सही समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता है। जो बर्फबारी है, जो बर्फ वहाँ पर गिरी है, उस बर्फ के चलते ही उनको अपना गुजारा वहाँ पर करना पड़ता है। तो वो सब चीज़ें बड़ी कठिन, दुर्लभ या दुश्वारियों वाली कही जा सकती है। उससे निपटने के लिए जिला प्रशासन की तैयारी तो मौजूद है, लेकिन जो परिस्थितियाँ वहाँ पर होती है वो बड़ी अनुकूल नहीं कही जा सकती। यही वजह है कि दुश्वारियाँ आम जनता की ज़्यादा बढ़ती नजर आती है। लेकिन जैसे ही मौसम सामान्य होता है तो फिर जिला प्रशासन की तरफ से उन क्षेत्रों का ऐसा दौरा यहाँ पर करने का काम किया जाता है। ऐसी टीमों को, राहत वाली टीमों को वहाँ भेज दिया जाता है जो उन क्षेत्रों में राहत पहुँचा सकते हैं। जी ठीक है, वजह जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
निकाय चुनाव को में राजनीतिक पार्टियों के साथ निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। इसके साथ ही प्रत्याशियों द्वारा रैली के माध्यम से अपना शक्ति प्रदर्शन कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील भी की जा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सुषमा रावत द्वारा बद्रीनाथ धर्मशाला से लक्ष्मी नारायण मंदिर तक रोड शो कर अपनी शक्ति प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उनके साथ सैकड़ों की संख्या में बीजेपी की कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। सुषमा रावत ने कहा कि जिस तरह का समर्थन उन्हें मिल रहा है, इससे उन्हें पूरा विश्वास है कि 25 जनवरी को आने वाले चुनाव परिणाम निश्चित तौर से बीजेपी के पक्ष में होंगे और नगर पालिका अध्यक्ष सीट पर बीजेपी की प्रत्याशी विजय होकर बैठे। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति के साथ बुजुर्गों और युवाओं का समर्थन भी लगातार उन्हें मिल रहा है और जीत के बाद भी जनता के साथ मिलकर पौड़ी को विकास की नई दिशा में लेकर जाने का प्रयास करेंगे। देखिए, आज हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा एक रैली निकाली गई है, जो कि नगर के हमारे वोटर भी हैं और सपोर्टर। तो बद्रीनाथ धर्मशाला से होते हुए अपर बाजार और रोअर बाजार होते हुए आजाद तारा रोड होते हुए स्टेशन से लक्ष्मी नारायण मंदिर होते हुए और अपने कार्यालय में हमने रैली की समाप्ति की है। और कार्यकर्ताओं का अपार स्नेह प्यार तो मिल ही रहा है, परंतु जनता का भी हमें सहयोग भी मिल रहा है और प्यार भी मिल रहा है। हमने रैली के साथ साथ हमने सभी लोगों से भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के लिए मतदान करने की अपील की है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाजपा को वोट करें। और नगर पंचायत थराली चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना 45 बिंदुओं का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता रावत ने घोषणा पत्र के माध्यम से थराली के विकास को अपनी प्राथमिकता बताया। वहीं कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष विनोद रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि कांग्रेस का घोषणा पत्र नगर के चारों वार्डों के विकास के एजेंडे को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जबकि बीजेपी के पिछले चुनाव के घोषणा पत्र में कई बातों को ही इस बार दोहराया गया है। वहीं नगर पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस पर्यवेक्षक देवीदत्त कुनियाल ने इस घोषणा पत्र को कांग्रेस का शपथ पत्र बताया है। प्रदेश को चलाने में और क्षेत्र को चलाने में मुख्य भूमिका जो चौथा स्तंभ है मीडिया, आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय में पधारने पर नमस्कार। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने नगर पंचायत जो हमारे प्रत्याशी अध्यक्ष प्रत्याशी हैं श्रीमती सुनीता रावत, उनके जो विगत जीतने के बाद 5 साल का जो कार्यकाल होगा, उस कार्यकाल का हमने एक घोषणा पत्र इस थराली के विकास के लिए, इस थराली के तमाम तोपों के विकास के लिए हमने जो लॉन्च किया है, हम उसको आज लॉन्च करते जा रहे हैं। लेकिन हम आपको आश्वासन दिला देना चाहते हैं इस कार्यालय से समस्त प्रभारी महोदय और जो अध्यक्ष जी हैं, उन सब के सामने आपको ये आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि हमारा जो घोषणा पत्र होगा, ये घोषणा पत्र अस्थायी 5 वर्षों में हम जमीन पर लाने का काम करेंगे और जो भाजपा का घोषणा पत्र होगा उसकी तरह नहीं होगा। उत्तरकाशी बड़ाहट नगर पंचायत चुनाव दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है। सभी अपने अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, तो इस वक्त प्रत्याशी द्वार द्वार जाकर जनता से अपने पक्ष में वोट करने की गुहार लगा रहे हैं। तो बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर चुनाव प्रचार में जुटी हुई है, तो वहीं नगर पालिका निर्दलीय प्रत्याशी ने राष्ट्रीय पार्टी का पसीना निकाल कर रखा हुआ है। बीजेपी के वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक, कार्यकर्ता एकजुट होकर सभी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। वहीं भूपी चौहान निर्दलीय प्रत्याशी का कहना है कि उत्तरकाशी में देखने को मिल रहा है कि पार्टी इतनी परेशान हो रही है कि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता से वोट मांगना पड़ता है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्राओं के लिए प्राधिकरण बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसकी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी घोषणा कर चुके हैं। तो वहीं पर्यटन विभाग प्राधिकरण के व्यवस्थाओं को लेकर निरंतर कार्य कर रहा है। इस विषय पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि प्राधिकरण में यात्रा के दौरान संचालन में किस तरह की सुविधा होनी चाहिए, इस पर मंथन चल रहा है। साथ ही धामों की जो कैरिंग कैपेसिटी है, उसी के अनुरूप यात्रियों को वहाँ भेजा जाए ताकि यात्रा सुचारू रूप से चलती रहे। सतपाल महाराज ने कहा कि इसके लिए शासन स्तर पर बैठकें की जा रही हैं, वहीं जल्द वह स्वयं भी प्राधिकरण के व्यवस्थाओं को लेकर बैठेंगे। प्राधिकरण के अंदर जो यात्रा के संचालन को देखा जा रहा है कि संचालन के अंदर सुविधा दी जाए और
कैरिंग कैपेसिटी जो जहाँ की है, जिस धाम की है, उस कैरिंग के सब कैपेसिटी के मुताबिक लोग पहुंचे, लोगों को सुविधा मिले, यात्रा सुचारू रूप से चलती रहे, ये हमारा कहना है। और इसी के लिए जो है पहले आनंद वर्धन जी ने एक मीटिंग ले ली है, उसके बाद फिर मैं मीटिंग लूंगा और इसमें सभी के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के सुझाव लिए जाएंगे, चाहे ट्रांसपोर्ट वाले हों चाहे सभी लोग हों। और हमारा ये मानना है कि जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के लोग हैं और ट्रांसपोर्ट में जो काम करते हैं वो जीएसटी का बिल हमारे उत्तराखंड में काटें। पौड़ी जिले के थलीसेड क्षेत्र में पुलिस ने हत्या के आरोपी एक महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। दरअसल कलयुगी बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी सास को इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि सास ने अपनी बहू और इसके प्रेमी को एक साथ देख लिया था, जिसके बाद कलयुगी बहू और उसके प्रेमी ने महिला की हत्या कर दी। सबकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने दोनों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है और अब न्यायालय के समक्ष पेश करने की कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 12 जनवरी को थाना थालीसैन क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला की हत्या कारित करने का मामला प्रकाश में आया, जिसका पुलिस के द्वारा संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया व मृतका का पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। पोस्टमार्टम के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आए कि महिला की हत्या गला दबाकर की गई है। इन्वेस्टिगेशन में भी ये तथ्य पाए गए कि महिला की बहू व बहू के प्रेमी के द्वारा इस महिला की हत्या कारित की गई है। दोनों अभियुक्तों को हमारी टीम्स के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो चुके महाकुंभ के लिए देहरादून से फाफामऊ रेलवे स्टेशन तक चलने वाली विशेष आरक्षित ट्रेन में रिजर्वेशन शुरू हो गया है। इस ट्रेन में एक बार में 1200 यात्री आवागमन कर सकेंगे। ट्रेन में 2 सामान्य 12 स्लीपर और एक कोच एसी थर्ड और एसी सेकंड के होंगे। उत्तर रेलवे मंडल ने देहरादून वासियों को महाकुंभ में पहुंचाने के लिए विशेष आरक्षित ट्रेन दून फाफामऊ एक्सप्रेस शुरू की है। विपुल नोटियाल डिप्टी स्टेशन सुप्रिटेंडेंट देहरादून ने बताया कि देहरादून रेलवे स्टेशन से फाफामऊ तक ट्रेन संचालित की जा रही है। यह ट्रेन देहरादून रेलवे स्टेशन से 18, 21, 24 जनवरी और 9, 16, 13 फरवरी को सुबह 8:10 बजे रवाना होकर हरिद्वार, नजीबाबाद, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, रायबरेली होते हुए 11:30 बजे फाफामऊ पहुंचेगी। वहीं फाफामऊ रेलवे स्टेशन से यह ट्रेन 19 जनवरी, 22 जनवरी, 25 जनवरी और 10 फरवरी, 17 फरवरी, 24 फरवरी को सुबह 6:30 बजे वापसी करेगी। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।